Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 5 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्कीमास क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के स्कीमास होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के स्कीमास होते हैं। पर्सन स्कीमा, सेल्फ स्कीमा, ग्रुप स्कीमा, रोल स्कीमा एंड इवेंट स्कीमा। फिर हमने पढ़ा था क्या इम्पैक्ट होता है इन स्कीमास का, वो हमने पढ़ा था। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग, कि कितने मोड्स होते हैं सोशल थॉट प्रोसेसिंग के। टोटल 2 मोड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग और सेकंड है ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे, और सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ सोशल थॉट प्रोसेसिंग। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडल है हमारे पास वो है कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग। कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग क्या हमें बताता है कि, तो ये जो कंटिन्यूम मॉडल है, कंटिन्यूम ऑफ प्रोसेसिंग है, ये हमें दिया था फिस्के और न्यूबर्ग ने 1990 में। और अकॉर्डिंग टू दिस कंटिन्यूम मॉडल ये हमें बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक है, हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। हम उसको प्रोसेस करते हैं कंटिन्यूम की तरह, ठीक है। हमारे पास एक कंटिन्यूम होता है, हम कैटेगरी ड्रिवन से स्टार्ट करते हैं और डेटा ड्रिवन तक जाते हैं, यानी कि स्कीमेटिक्स का यूज करते हैं पहले और फिर सिस्टमैटिक पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कैटेगरी ड्रिवन प्रोसेसिंग क्या है पहले ये समझते हैं। कैटेगरी ड्रिवन प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब हम डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हैं, इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो हम उस सारे ह्यूमंस की, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास आई है, हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है। जब कोई इन्फॉर्मेशन लेस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग उधर लगाना नहीं पड़ता। जब लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम रोड पे जा रहे हो और आपस में पीछे से कोई लोग लड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, यूज्ड व्हेन इन्फॉर्मेशन इज क्लियर एंड लेस इंपॉर्टेंट। कैटेगरी ड्रिवन प्रोसेसिंग हम लोग जब यूज करते हैं जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर होती है, लेस इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं वहां पर कि अच्छा ये लोग तो लड़ते हैं, इनका रोज का काम है लड़ना, तो छोड़ो इनको। फिर दूसरी प्रोसेसिंग होती है कंटिन्यूम के दूसरे एंड पर, क्या है, डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग। ये हम लोग जब यूज करते हैं जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, एंड व्हेन हाई एक्यूरेसी इज नीडेड। डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग का हम लोग जब यूज करते हैं जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, कि मान लो आप रोड पे जा रहे हो, 2 लोग जो लड़ रहे हैं उसमें से एक की आवाज जो है आपके किसी रिलेटिव की तरह या फिर किसी आपके बहुत ही खास फ्रेंड की जैसी है, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के जैसे, आपके फादर के जैसी या फिर आपके ब्रदर की जैसी है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि वो एक तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि यार मुझे लग रहा है कि मेरे फादर की जैसी वॉइस है किसी की, जो भी लड़ाई हो रही है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी हो गई, कंफ्यूजिंग भी हो गई, और वहां पे मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो वहां पर मैं सिर्फ कैटेगरीज बना करके कि हाँ कोई लड़ रहे होंगे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वहां पर हम जो कंटिन्यूम है मेरा, ठीक है, जो मेरा कंटिन्यूम है उसके एक एक्सटेंट पर होता है कैटेगरी ड्रिवन प्रोसेसिंग, और दूसरे एक्सटेंट पर, एक्सट्रीम पर क्या है, डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग। कि या तो इन्फॉर्मेशन जब लेस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या फिर इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर है, मुझे दिख रहा है कि कौन लोग लड़ रहे हैं, या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो वहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी या फिर करूँगा। वहाँ पर हम कैटेगरी ड्रिवन पर चले जाएंगे कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है और मुझे मिल गई, बात खत्म। वो कैटेगरी ड्रिवन प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम स्कीमास बनाते हैं। दूसरे एक्सटेंट पर क्या है, जो एक्सट्रीम एक्सटेंट है, जो लास्ट एक्सटेंट है वो है डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर वो इस वाली प्रोसेसिंग को हम जब यूज़ करते हैं जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हो, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हम डेटा ड्रिवन पर जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ है, वहाँ जा करके हमें देखना पड़ेगा, मुझे पूरे विजुअल्स भी चाहिए, देखना भी है, और पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हम कोई भी जो सोशल थॉट हम लोग बनाते हैं उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, वो इन्होंने कंटिन्यू मॉडल में बताया है कि हम या तो कैटेगरी ड्रिवन पर चलते हैं, या फिर हमारी जो दूसरी प्रोसेसिंग होती है वो डेटा ड्रिवन पर होती है। और एवरीडे जो इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं, हमको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बेसिस पर हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। वो होता है कंटिन्यू मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्री अजम्पशंस भी बनाते हैं, प्रीजुडिस भी बनाते हैं, जिसकी वजह से, इन प्री अजम्पशंस की वजह से या फिर प्रीजुडिस की वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई ना कोई खामियां आती हैं, ठीक है, कुछ डिस्टोर्शन, जो डिस्टोर्टेड थॉट्स हमारे बन जाते हैं। हमारी ये जो बायसनेस होती है कि अच्छा ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये लोग, या ये इस कास्ट के हैं, ठीक है, फिर बहुत गरीब लोग हैं, तो ये लोग का तो काम ही लड़ना होता है, तो ये हमने बायसनेस हमारी बना रखी है, ठीक है, प्रेजुडिस बना रखे, प्री अजम्पशंस हमने बना रखे हैं लोगों को लेकर के, जिसकी वजह से हमारे डिस्टोर्टेड थॉट्स होते हैं। और ये सही तरीका नहीं है, ये वाले जो थॉट्स होते हैं हमारे, ये हमें सही इन्फॉर्मेशन या फिर एक्यूरेट डिसीजंस पर नहीं लेकर के जाते। तो हमें कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है, कॉशियस हमें एनालिसिस करनी है, हमें इन्फॉर्मेशन को, जो भी सोशल इन्फॉर्मेशन है उसको केयरफुली और सिस्टमेटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा रिजल्ट हो, ठीक है, जो भी हमारा डिसीजन हो वो गलत ना आए। यानी कि इनका कहना है कि हमें डेटा ड्रिवन प्रोसेसिंग करनी चाहिए।
तो ये था हमारा कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग जो कि दिया था न्यूबर्ग और फ्रिस्के ने 1990 में। सेकंड जो मॉडल है हमारा वो है ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसिंग का क्या कहना है कि भाई हमारे पास दो अप्रोच होती है, ठीक है। या तो हम कंट्रोल प्रोसेसिंग का यूज़ करेंगे। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग में क्या आती है? ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल एंड पर्पसफुल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जैसे ऑटोमेटिक नाम में ही आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बहुत क्विक, एफर्टलेस एंड इंट्यूटिव। ये दो में से कोई भी एक अप्रोच को हम लोग यूज़ करते हैं। स्टीरियोटाइप्स एक्टिविटीज। Devine 1989 explains stereotypes are learned in childhood and strengthened by repeated exposures। अब ये stereotypes जो होते हैं ये हमारे बन जाते हैं बचपन से, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, उससे हम स्टीरियोटाइप्स को लर्न करते हैं। लेकिन जब यही जो इवेंट होगा, ठीक है, वो बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हमारी ये स्टीरियोटाइप्स स्ट्रेंथन होते हैं। स्टीरियोटाइप्स बिकम पार्ट ऑफ आवर सोशल नॉलेज एंड आर एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली। अभी मैं ये स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ क्यों रही हूँ? क्योंकि हमने पढ़ा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है हमारे ब्रेन की? कि जो भी सोशल इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ही अपने आप, ठीक है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोई हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत ही ऑटोमेटिक क्विक वे में अपने आप प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होती रहेगी उस सोशल इन्फॉर्मेशन को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। वहाँ पे क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स मोस्टली वर्क करते हैं। स्टीरियोटाइप्स भी फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस जो भी हमने लिए हैं उससे बनते हैं। और जैसे जैसे वो एक ही जो इवेंट है या फिर इन्फॉर्मेशन है बार बार रिपीट होते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं वो बिलीव्स। और ये स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं? हमारी सोशल नॉलेज का एक पार्ट बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक एक्टिवेशन में क्या है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं इक्वली फॉर बोथ हाई एंड लो प्रीजुडिस पीपल। प्रीजुडिस पीपल क्या? जो हमारे आउट ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, दूसरे लोग हैं जिनको हम अपनी कम्युनिटी का नहीं मानते, अपने ग्रुप का नहीं मानते, उसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो प्रीजुडिस ग्रुप कहलाता है, ठीक है। प्रीजुडिस पीपल है वो जिनके खिलाफ हमें नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वो प्रीजुडिस ग्रुप है। अब ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ये चाहे हमने कोई बहुत ही हाई प्रीजुडिस पीपल, ठीक है, ग्रुप बना रखा है कि ये तो बिल्कुल हमारे दुश्मन कैटेगरी के लोग आ गए, ठीक है, उनके लिए भी स्टीरियोटाइप्स हमने बना रखे होते हैं। और जो लो प्रीजुडिस ग्रुप है उनके लिए भी हमने स्टीरियोटाइप्स बना रखे होते हैं। और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये कोई छोटा सा हमें जो है क्यों मिल गया या फिर कोई छोटा सा भी ट्रिगर हो गया ना, वहीं पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा फर्म होता है हमारे ब्रेन में, हमारी कॉन्शियसनेस में, कि अगर हमें पता भी नहीं होता कि हमने कुछ ऐसा स्टीरियोटाइप अपने ब्रेन में लोगों के लिए बना रखा है और वो कब एक्टिवेट हो गया। तो ये जो एक्टिवेशन है इसकी, ये ऑटोमेटिक होती है, हमारे इस पे कोई ज़्यादा जोर नहीं होता, अपने आप काम करती है, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, अपने बिना कोई एफर्ट लगाए हमारी ऑटोमेटिक ब्रेन में प्रोसेसिंग होती रहती है। तो ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेसिंग, ये दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, जिनके थ्रू जो भी सोशल इन्फॉर्मेशन आ रही है, एनवायरनमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैं इन्हीं दो तरीकों से उसको प्रोसेस करूंगी अपने ब्रेन में। एक कंट्रोल प्रोसेसिंग हो गई, दूसरा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो गई। कंट्रोल प्रोसेसिंग जैसे आप अभी पढ़ने के लिए जो यूज़ कर रहे हो, क्या आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, इसको समझोगे कि ये सही लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका पर्पसफुल भी होगा कि आपको अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो अभी, है ना। तो ये आपकी कंट्रोल प्रोसेसिंग है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है? बहुत ही क्विक, एफर्टलेस और इंट्यूटिव, जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है उसे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसमें मोस्टली हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये थे मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग कि किस तरीके से सोशल इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस करते हैं। पहला हमने पढ़ा कंटिन्यूम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग और सेकंड था हमारा ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? मेंटल शॉर्टकट्स। और ये जो ह्यूरिस्टिक्स के बारे में हम लोग ने 101 में, बीपीसीसी 101 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब वो अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो भी चीज़ें आप सारी एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ह्यूरिस्टिक्स क्यों यूज़ करे जाते हैं? देखो, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन पे क्या होता है? ओवरलोड पड़ जाता है। अब उस ओवरलोड को कम करने के लिए हमारा ब्रेन क्या करता है? कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करता है, और उन मेंटल शॉर्टकट्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है हमारे ब्रेन के लिए। वी यूज स्ट्रेटेजीज टू मैक्सिमाइज कॉग्निटिव एफिशिएंसी विद मिनिमल एफर्ट। हम ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि एफर्ट भी कम लगे बट पूरी कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो भी हो जाए। तो यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। मेंटल शॉर्टकट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, एफर्टलेस डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, और हमें हेल्प करते हैं कि हम सही वाला स्कीमा जो है उसको यूज़ कर सके, उसको चूज़ कर सके डिफरेंट डिफरेंट स्कीमाज में से, और सोशल इंटरेक्शन हमारी अच्छे से हो सके। तो ये काम होता है ह्यूरिस्टिक्स का। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इसमें ह्यूरिस्टिक है हमारे पास अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्कीमास आर मोर readily अवेलेबल। अब अगर हम इस ह्यूरिस्टिक को, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी स्कीमा हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ज़्यादातर अवेलेबल रहता है। फिर जब भी कोई नए
हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसी का यूज़ करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है किसी टूथपेस्ट को लेकर के, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ वो टूथपेस्ट अच्छा है, ऐसा आपने बार बार उस एडवर्टीजमेंट में देखा है, काफ़ी बार वो एडवर्टीजमेंट आपके फ़ोन में भी आया है स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, और जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा उस टूथपेस्ट को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और आप जब रोड पे जाते हो तो आपको बैनर भी उसी टूथपेस्ट के दिख रहे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से अगर आपको खुद भी आप स्टोर पे जाते हो कोई टूथपेस्ट खरीदने के लिए, तो आपके दिमाग में वही टूथपेस्ट सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अवेलेबल क्योंकि आपके पास वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल था। आप फ्रीक्वेंटली उसको देख रहे थे, उस इन्फॉर्मेशन को बार-बार परसीव कर रहे थे, और कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ बन गई कि ये जो टूथपेस्ट होता है ये बहुत अच्छा होता है और मुझे यही खरीदना चाहिए। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो सबसे ईज़िली रिमेंबर एग्ज़ाम्पल होता है, जो सबसे ईज़ी होता है, और ईज़ी क्या होता है, जो बार-बार हमारी आँखों के सामने बार-बार आता रहता है, तो हम उसी का यूज़ करते हैं अपने थॉट्स को गाइड करने के लिए, कि आपके सामने बार-बार आ रहा था कि ये टूथपेस्ट सबसे अच्छा है, तो जब आपको अपने लिए कोई टूथपेस्ट खरीदना पड़ा, तो आपने किस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा खुद को अपने थॉट्स को गाइड करने के लिए? जो आपके पास अवेलेबल था दिमाग में, ठीक है? जो अवेलेबल था आपने उसी का यूज़ करा क्योंकि वो सबसे ईज़िली आपके दिमाग में आ गया, और आपने क्या करा कि आपने वही टूथपेस्ट को खरीद लिया। तो ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। सेकंड है इसमें रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? ये हम लोग जब यूज़ करते हैं जब सिचुएशन क्या होती है? अनसर्टेन होती है। इस वाले ह्यूरिस्टिक का यूज़ करा जाता है अनसर्टेन सिचुएशंस। हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पास्ट में थी हमारे पास, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंटिटीज़ विद आवर स्कीमा। अब रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपके बॉस के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब आप किसी नई कंपनी में जा रहे हो काम करने के लिए। अब आप जब उस बॉस से, जो न्यू कंपनी का आपका बॉस होगा, ठीक है, जब आप उससे मिल रहे हो, आप उसको पहली बार मिल रहे हो, आपकी सिचुएशन बिल्कुल अनसर्टेन है कि उस कंपनी में आपका फ्यूचर में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आप उसको पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं रख सकते। लेकिन जब आप उस कंपनी में जा रहे हो तो हमारे दिमाग में रहता है कि जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ वो दोबारा ना हो। जब आपने अपने न्यू बॉस को देखा तो उसके कपड़ों का स्टाइल, ठीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर जो पहले आपका बॉस था उसकी भी मौस्टैच थी, और जो आपका न्यू बॉस है उसकी भी मौस्टैच है, दोनों के कपड़े पहनने का तरीका सेम है, ठीक है, और दोनों की बात करने का तरीका सेम है। तो आप क्या करते हैं कि जो नई इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, अनसर्टेन सिचुएशन है, वहाँ पर आप कुछ पास्ट की कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो आपकी बॉस की थी वो आपने ली, उसको मैच करने की कोशिश करी, और जिससे आपको क्या लगने लगा कि भाई जो ये न्यू बॉस है ये भी पुराने वाले जैसा ही है, तो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। बेशक आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस भी दिखे कि नहीं, जो और कलीग्स हैं उस ऑफिस में जो काम करते हैं वो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हमारा बॉस बहुत अच्छा है, बट स्टिल आपके साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो स्कीम आपके दिमाग में बन चुका है कि भाई ये इस तरीके के जो लोग होते हैं जो ऐसे बातें करते हैं फिर इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो मे बी बुरे ही होते हैं, या फिर वो एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक का यूज कब करते हैं? जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, बट आप पास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को उठाते हो, ठीक है, कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है किसी एक सोशल आइडेंटिटी से रिलेटेड, आप उनको मैच करने की कोशिश करते हो कि आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था वो जो बहुत खराब था, तो आप किसी नए रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो, बट जिस भी इंसान के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप होने वाला है उसके कुछ कुछ फीचर्स या फिर कुछ कुछ जो बातें हैं या फिर बिहेवियर है वो थोड़ा आपके पास्ट के पर्सन की जैसा ही उससे रिलेट करता है, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये भी पास्ट वाले जैसा ही है। बेशक आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस मिले, बट स्टिल आप इस ह्यूरिस्टिक का यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने लास्ट के फाइनल डिसीजंस लेते हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। लास्ट है इसमें एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। इस ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? यूज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजंस विदाउट एक्सपर्टीज। ये हम लोग जब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी स्किल या फिर कोई भी एक्सपर्टीज नहीं होती किसी चीज की, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको इनिशियल क्यू हम लोग लेते हैं, यानी कि कोई एंकर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कुछ ना कुछ बिहेवियर को चेंज करने के, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? एस्टिमेटिंग दिल्लीज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन हरियाणा पॉपुलेशन एंड एडजस्टिंग। या फिर हम इधर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपको कोई नए इवेंट में जाना है, ठीक है, वहां पर आपको पहननी है अच्छी सी ड्रेस, तो अब आपको नहीं पता, आप पहली बार किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि वहाँ पे जाके किस तरीके से बात करते हैं या फिर कैसे सोशल स्किल्स किस तरीके से यूज करते हैं या फिर किस तरीके से मुझे ट्रीट करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आप दूसरों को देखोगे या फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे कि वो जब ऐसे किसी इवेंट में जाते हैं तो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ठीक है, या फिर यूट्यूबर्स हो गए जो ग्रूमिंग के स्किल्स बता रहे हैं, तो वो आपके हो गए इनिशियल क्यू, यानी कि आपके एंकर। तो उनको देख करके फिर आप अपना डिसीजन ले रहे हो, यानी कि आप खुद तो एक्सपर्ट नहीं हो, बट जो एक्सपर्ट है आप उसको अपना इनिशियल क्यू बना रहे हो, एंकर बना रहे हो, और फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेकर के आ रहे हो, यानी कि उससे एडजस्ट कर रहे हो। तो वो हो गया आपका एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक, कि पहले आप किसी को अपना एंकर बनाते हो, ठीक है, कुछ भी एंकर हो सकता है, कुछ भी इनिशियल क्यू हो सकता है, और फिर आप उसमें थोड़ी बहुत अपनी एडजस्टमेंट्स
कर रहे हो, ताकि आपका जो भी इवेंट है या फिर जो भी आपका फाइनल डिसीजन है वो सही हो सके। जैसे यहाँ पर भी जो एग्जांपल दिया है कि आपको दिल्ली की पॉपुलेशन देखनी है, उसको एस्टिमेशन आपको निकालना है कि कितनी है दिल्ली की पॉपुलेशन। बट आप कैसे निकाल रहे हो? आपको हरियाणा की पॉपुलेशन पता है और कोई आपसे पूछा यार दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। अब आप कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं हो, ठीक है, आप कोई रिसर्चर नहीं हो, आपको नहीं पता कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, बट आपको ये पता है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, जगह भी बहुत ज़्यादा है, तो मे बी हरियाणा से उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे एस्टिमेशन लगा रहे हो कि हरियाणा की पॉपुलेशन मुझे पता है, तो वो हो गया मेरा इनिशियल क्यू, और उसके बेसिस पर कि अच्छा हरियाणा की इतनी पॉपुलेशन है तो दिल्ली की उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो आपने उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया। या फिर आपको गोवा की पॉपुलेशन पता है और कोई आपसे पूछे कि भाई यूपी के जो है पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ऑब्वियसली यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप गोवा से उसको कंपेयर करोगे और गोवा से तो बहुत ज़्यादा ही बताओगे। तो आपको पहले आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं होती वहाँ पर, बट स्टिल आपको इनिशियल क्यू रखते हो और उससे कंपेयर करते हुए आप उसको एडजस्ट करते हो जो भी आपकी फाइनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो होता है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। तो ये थे टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक। हमने टोटल 3 टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स पढ़े: अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स एंड एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। वैसे और भी ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। हमारी 107 में 3 ही ह्यूरिस्टिक लिखे हैं, बट 101 में फर्स्ट ईयर में हमने थोड़े और ह्यूरिस्टिक्स पढ़े थे और बायसेस भी पढ़े थे। तो अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अब लास्ट आ जाता है इसमें सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सोशल कॉग्निशन, कि क्या क्या सोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, फिर कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी इस सोशल कॉग्निशन में जो भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, सोसाइटी के इंफॉर्मेशन को, उसमें क्या एरर्स आते हैं। अब देखो, 2 तरीके की थिंकिंग हम लोग करते हैं। एक तो लॉजिकल थिंकिंग होती है वर्सेस यहाँ पर लिखा है कॉग्निटिव एफर्ट। जब भी हमें कोई एक्यूरेट डिसीजन चाहिए होता है तो हम लोग हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है, लॉजिकली सोचते हैं। लेकिन कभी कभी हम जो है लेस एफर्ट भी लगाते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉग्निटिव लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, लोड को कम करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर जो हमारे कॉग्निटिव एफर्ट्स होते हैं वो हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर आता है। तो ये एरर आता क्यों है कि कॉग्निटिव एफर्ट्स यानी कि मेंटल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा काम नहीं करी, बहुत ज़्यादा अपने मेहनत नहीं कर रही है, बहुत ही कम मेहनत करी, जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 सोर्सेज है जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। फर्स्ट है इसमें कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थियरी। तो इस थियरी का क्या मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं, फिर जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम लोग उसके बेसिस पर जो है अपना डिसीजन लेते हैं, या फिर उस पर हम काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं ओवर लॉजिकल थिंकिंग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कोई क्रिकेटर है और वो बार बार हमेशा मतलब अपनी लकी शूज ही पहनता है। जो भी उसके लकी शूज है, हर बार जब भी उसका कोई भी मैच होता है वो हर बार वही लकी शूज अपने पहनता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी मैं ये शूज पहनता हूँ तो हमेशा जो मेरा मैच है मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ उसमें। अब यहाँ पे शूज की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट वो उसके खुद की स्किल्स है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसका हम लोग यूज करते हैं ओवर लॉजिक, जिसकी वजह से कभी कभी एरर भी आ सकते हैं, गलती भी हो सकती है। सेकेंड है इसमें पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन। We notice information that doesn't fit a person's role more than consistent information. For example, remembering a nurturing male or a competitive female better than typical gender traits. यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो अनयूजुअल है उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। कि मान लो जैसे लड़कियों के लिए है कि लड़कियों के लंबे लंबे बाल होने चाहिए, ठीक है, और लड़कों के शॉर्ट हेयर होने चाहिए। अब अगर कोई आपको ऐसा दिख जाता है रोड पे जा रहे हो कि जिस लड़की के बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर है, ठीक है, और कोई लड़का से मिल जाए जिसके जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल है, तो आपको वो लोग ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। कि कोई मेल है जिसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल है, काफ़ी लंबे बाल है, कि उसकी चोटी बन सकती है बढ़िया तरीके से, तो आपको वो इंसान ज़्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अनयूजुअल है, इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम हमेशा देखते हैं कि भी लड़कों के ज़्यादा से ज़्यादा कंधे तक बाल होंगे, ठीक है, कमर तक तो किसी के बाल नहीं होते किसी लड़के के। लेकिन जब आपको कोई ऐसा दिख जाए तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और उसको हम ज़्यादा याद रखेंगे, या फिर वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़रूर से ज़्यादा अपना ध्यान देंगे, जल्दी नोटिस करेंगे। फिर थर्ड है इसमें सोर्स नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस क्या है? वी गिव मोर वेट टू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देन पॉजिटिव। ये तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि जब भी कुछ भी गलत हो जाता है हमारे साथ तो हमारा ज़्यादा ध्यान, अगर पूरा दिन हमारा अच्छा गया और शाम को कोई एक चीज़ गलत हो गई, ठीक है, अगर पेरेंट्स से थोड़ी सी डांट पड़ गई, तो पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है वो छोड़ करके हम जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, ज़्यादा उसको नोटिस करते हैं, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो ये नेगेटिविटी बायस इसे बोलते हैं कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर पॉजिटिविटी। तो ये है नेगेटिव बायस। फोर्थ है इसमें प्लानिंग फैलिकी। प्लानिंग फैलिकी में क्या होता है कि हम लोग कोई एक टास्क हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। प्लानिंग फैलिकी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मेरी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करनी है अभी 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ अरे 1 हफ्ता तो है, अभी अभी कुछ और काम करते हैं, तो मैंने जो अपनी प्लानिंग है उस टास्क को कंप्लीट करने की वो मेरी सही नहीं है।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है। और हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, कि मैं 2 साल बाद क्या करने वाली हूँ, अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं क्या करूँगी, या फिर कहाँ घूमने जाएँगे, फिर ये सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। और हमको जो प्रेज़ेंट में अभी काम करना है, उस पे हमारा इतना फ़ोकस नहीं होता, जिसकी वज़ह से अनरियलिस्टिक टाइम एस्टिमेशन हम लोग करने लग जाते हैं, कि कब हमें क्या करना है, फिर क्या नहीं करना है, इस तरीके से। और इसकी वज़ह से क्या होता है कि जब भी हमारा कोई काम डिले हो गया, अब उसका ब्लेम हम किस पे जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, कि अरे मेरे पास तो काम ही इतना ज़्यादा था कि यार मेरी असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं हो पाई। ना कि अपनी खुद की एबिलिटीज़ में कि हमने उस टाइम को मैनेज अच्छे से नहीं करा। तो ये प्लानिंग फैलिकी होती है कि हम ओवर एस्टिमेशन करने लग जाते हैं, हम अपनी जो टाइम को प्लान अच्छे से नहीं करते कि इस टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये थी प्लानिंग फैलिकी। और नेक्स्ट है इसमें पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच। ये जब आप किसी काम के लिए फिर किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, तो उसकी आपको क्या कॉस्ट देनी पड़ती है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयरफुल थिंकिंग करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और मोस्टली रॉन्ग जजमेंट्स हम अपनी बनाने लग जाते हैं। Wilson and Scholar 1991 found that participants who deeply analyzed their ratings of strawberry jams made less accurate judgments than those who simply rated them. कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये जो विल्सन और स्कॉलर की स्टडी थी, इन्होंने देखा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे अपनी रेटिंग्स को, ये कोई स्ट्रॉबेरी जैम को उनको रेट करना था, तो वो जितने ज़्यादा एनालाइजेशन कर रहे थे, वो उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते गए, और उनकी जजमेंट्स उतनी ज़्यादा गलत होती गई, एज कम्पेयर टू दोज हु सिंपली रेटेड दैम, जिन्होंने सिंपली भाई क्या स्ट्रॉबेरी जैम हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, क्या इसका टेस्ट था, जिन्होंने सिंपली रेट करा था, उनकी जजमेंट ज़्यादा एक्यूरेट पाई गई थी। तो जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, फिर किसी भी इवेंट के बारे में, या फिर अपने डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उस पर जो है अपनी थिंकिंग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जब हम केयरफुल थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से हमारी जजमेंट और ज़्यादा गलत हो सकती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ एरर है। सिक्स्थ है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बेसिकली कि जो भी आपके पास फैक्ट्स है, उसको काउंटर करने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले रहे हो। थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव हैपन इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्चुअली डिड, कि हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि कोई इवेंट हो चुका है, ठीक है, पास्ट में, तो अब क्या करें, हम सोचे कि काश ऐसा हुआ होता, अगर मैंने पास्ट में ये काम करा होता, या फिर ये वाली चॉइस बनाई होती, या फिर ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज लाइफ जो है बहुत अलग होती। लेकिन अब वो पॉसिबल है नहीं, आप पास्ट में वापस नहीं जा सकते। तो जो फैक्ट है, जो चीज़ बदल चुकी है, जो काम हो चुका है, बैठ करके उसको सोचने का फायदा नहीं होता। वो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, जब हम ये सोचते हैं कि काश ऐसा हुआ होता इसकी जगह। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेटर वंडर्स व्हाट इफ आई हैड प्लेड इन दैट मैच, कि उसने किसी मैच में उसको खेलना था, बट वो नहीं खेला अपना कोई डिसीजन की वजह से, और अब वो बैठ करके सोच रहा है कि काश मैं उस मैच में खेला होता, या फिर मैंने ये वाला स्टेप ना लिया होता, या फिर मैंने ये डिसीजन ना लिया होता, तो क्या होता लाइफ में, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो वो है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। लास्ट है इसमें मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इरेशनल अजम्पशंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ कंटेजियन। मैजिकल थिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग इरेशनल अजम्पशंस बनाते हैं, किसके बेसिस पर, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बेसिस पर, या फिर लॉ ऑफ कंटेंजेंट के बेसिस पर। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी लोग एक जैसे दिखते हैं, या फिर जिनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, उसके सामने बिस्किट्स रखे हुए हैं, लेकिन वो बिस्किट्स को नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उन बिस्किट्स की जो शेप है, वो लिजार्ड की शेप है, ठीक है। तो अब वो बच्चा क्या मैजिकल थिंकिंग कर रहा है कि यार ये जो बिस्किट्स हैं, जिनकी जो शेप है वो लिजार्ड की जैसी है, तो मे बी ये दोनों में सिमिलैरिटीज है, एक लिजार्ड भी ऐसी दिखते हैं और ये बिस्किट्स भी वैसे दिखते हैं, तो ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मे बी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकते हैं। तो ये होती है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, की सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम सोचते हैं कि अच्छा ये दो चीजें एक जैसी दिखती हैं, तो मे बी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गए हैं, तो अब हमें ये अवॉइड करनी चाहिए। फिर है लॉ ऑफ कंटेजियन। लॉ ऑफ कंटेजियन में क्या होता है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि कॉन्टैक्ट की वजह से भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती है, कि अगर कोई एक पर्सन है जिसको एचआईवी था, ठीक है, उस पेशेंट के कोट को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया गया है, ड्राई क्लीन कर दिया गया है, सब अच्छे से क्लीन कर दिया गया है, बट फिर भी दूसरा पेशेंट या फिर कोई दूसरा इंसान उस कोट को नहीं वेयर कर रहा। क्यों? क्योंकि इसे लगता है अगर मैंने भी ये कोट वेयर कर लिया तो मुझे भी एचआईवी हो सकता है। यानी कि कॉन्टैक्ट के बेसिस पर भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसे हम बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग, कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बेसिस पर या फिर लॉ ऑफ कंटेजियन के बेसिस पर हम लोग सोचते हैं कि अब ये प्रॉपर्टीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि क्या मोड्स होते हैं सोशल थिंकिंग के, थॉट प्रोसेसेस के, कंटेनर मॉडल और ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसिंग हमने पढ़ा। फिर हमने ह्यूरिस्टिक्स पढ़े, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। और लास्ट हमने क्या क्या सोर्सेज होते हैं सोशल कॉग्निशन के एरर में, वो हमने पढ़े। कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी पढ़ी हमने, पेइंग अटेंशन टू इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव बायसनेस, प्लानिंग फैलिकी, पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ थिंकिंग टू मच यानी कि ओवर थिंकिंग के बारे में हमने पढ़ा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग एंड मैजिकल थिंकिंग।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी कहीं रह जाती है तो प्लीज़, अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आता तो एक बार उसको दोबारा से रिपीट करके देखना। थोड़ी देर फ़ोन वगैरह सब बंद करके, खाना वाना खा के आराम से रेस्ट करके फिर उसको दोबारा से देखना। तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कोई टॉपिक। तो एक बार दोबारा से वीडियो ज़रूर देखना। अगर कुछ भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है, बट स्टिल अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।